एक बार फिर बच्चों मैं आपके लिए बहुत ही रोचक नाटक द मर्चेंट ऑफ वेनिस लेकर आई हूँ और आज मैं आपको इसे सारगर्भित भाषा में पढ़ाऊंगी, जिससे कि यह नाटक विवरण आपके मानस एवं स्मृति पटल पर एक अमिट छाप छोड़े और आप इसको इसे ताउम्र तक याद रखें इस कहानी को। तो आज की नाटक का विषय है, शुरू करते हैं, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, वेनिस का सौदागर। आइए बच्चों, सबसे पहले मैं आपको इस नाटक के लेखक के बारे में बताऊंगी। विलियम शेक्सपियर इस नाटक के लेखक हैं। उनको अंग्रेजी नाटक का जनक भी कहा जाता है और उन्होंने दोनों प्रकार के नाटक लिखे, सुखांत और दुखांत। सुखांत नाटक बेटा वो होते हैं जिनका अंत सुख से होता है, मतलब सभी लोग आपस में बिछड़े हुए मिल जाते हैं, और दुखांत वो होते हैं जिसमें नायक नायिका और सभी लोग का मिलना ना होकर उनका बिछोह हो जाता है। अब बच्चों मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगी इस नाटक के मुख्य पात्रों से। सर्वप्रथम एंटोनियो, वह वेनिस का एक धनी व्यापारी है और नाटक का सबसे मुख्य कलाकार भी है। वह बेसिनियो का एक सच्चा दोस्त है और बहुत ही मधुर स्वभाव का व्यक्ति है। दूसरा है बेसिनियो, वो भी एक महत्वपूर्ण कलाकार है और एंटोनियो का सच्चा मित्र है। तीसरे नंबर पे आती है पोर्शिया, जो कि इस नाटक की मुख्य कलाकार है, नायिका है और इस नाटक की केंद्र बिंदु भी है। पोर्शिया बहुत ही सुंदर युवती है और बेसिनियो उसको देखते ही मोहित हो जाता है और वह हर कीमत पर पोर्शिया से विवाह करने की ठान लेता है। फिर चौथा है इस कैरेक्टर जो कि बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है इस नाटक में, वो है शाइलॉक। वो एक यहूदी है और मोटे ब्याज पर धन उधार लेता है और बड़ा निर्दयी किस्म का व्यक्ति है। और इसके साथ में एक पांचवी कलाकार जेसिका भी है, जो शाइलॉक की पुत्री है। वो शाइलॉक के इन क्रूर नीतियों से बड़ा ही उद्वेलित रहती है। अब चलो बच्चों शुरू करते हैं मर्चेंट ऑफ वेनिस की कहानी। ये कहानी शुरू होती है इटली के एक सुप्रसिद्ध नगरी वेनिस से, और एंटोनियो वेनिस में रहता था, एक व्यापारी था मसाले का। वेनिस के लोग उसे बहुत पसंद करते थे क्योंकि वह दयालु स्वभाव का था और लोगों की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहता था। उसके पास कई जहाज थे, लगभग 5 जहाज थे, जो कि भारत, अफ्रीका, चीन, जापान आदि देशों तक मसाले का व्यापार करते थे। और एंटोनियो को जो भी धन उस व्यापार से मिलता था वह उसका कुछ हिस्सा तो अपने पास रखता था, बाकी सब वो व्यापार में ही लगा देता था। एंटोनियो का एक बहुत सच्चा मित्र था बेसिनियो, जो कि सुंदर कदकाठी वाला व्यक्ति होता है, लेकिन क्या है उसकी एक खामी है कि वो बहुत ज़्यादा खर्चीला था। वह उसी तलाश में रहता था कि उसका विवाह एक धनाढ़ लड़की से हो जाए तो वह भी धनी हो जाएगा और उसकी पूरी जिंदगी आराम से कट जाएगी। वैसे तो उसने अपने मित्र एंटोनियो से कई बार धन उधार लिया था, लेकिन अब जैसे ही उसे पोर्शिया के बारे में पता चलता है कि वह एक बहुत सुंदर और धन संपन्न युवती है, तो वह एंटोनियो के पास फिर जाता है पैसे मांगने के लिए, ताकि वह पोर्शिया से शादी कर सके। और उसका मित्र एंटोनियो से बताता है कि मित्र मेरे पास पैसे अभी नहीं है, कि सारे पैसे तो व्यापार में लगा दिए। तो बेसिनियो एंटोनियो फिर विनम्र निवेदन करता है कि मित्र किसी तरह से पैसों की व्यवस्था करवा दो ताकि मैं पोर्शिया को आकर्षित कर सकूं, अच्छे कपड़े पहन सकूं और उसको प्रभावित कर सकूं। तब एंटोनियो बेसिनियो से कहता है चलो ठीक है, एक ऐसा व्यक्ति ढूंढो जो कि तुमको धन दे सके, तो मैं तुम्हारे लिए पैसे मांगने के लिए बीच में आ जाऊंगा और तुम्हारी यथासंभव पूरी मदद करूंगा। इधर बेसिनियो परेशान था धन के अभाव में और उधर पोर्शिया परेशान थी, क्योंकि उसके पिता ने उसके विवाह के लिए एक परीक्षा रखी थी। उसके पिताजी ने 3 ताबूत 3 कैस्केट्स बनवाए थे। एक गोल्डन कैस्केट थी, एक सिल्वर कैस्केट थी, एक लीड कैस्केट थी, और उसके अंदर कुछ लिखा हुआ था। तो उन्होंने ये शर्त रखी थी कि इन कैस्केट से, मतलब इन ताबूतों से जो भी सही ताबूत को चुनेगा वही मेरी पुत्री से विवाह कर पाएगा। तो ये परेशानी पोर्शिया की थी। इधर बेसिनियो धन के अभाव में परेशान था। तो लेकिन बेसिनियो को कुछ दिन बाद पता चल जाता है कि एक यहूदी व्यक्ति है शाइलॉक, जो कि धन उधार देता है लेकिन मोटे ब्याज पर देता है, और उसे ये भी पता चल जाता है कि बहुत दुष्ट, निर्दयी और लालची भी है वो। लेकिन बेसिनियो फिर शाइलॉक के पास जाता है और उसे धन की मांग करता है, लेकिन शाइलॉक पहले उसे यूं ही मना कर देता है कि नहीं। तो फिर एंटोनियो कहता है ठीक है, तुम्हारा जो भी तुम्हें ब्याज लेना है वो मुझसे ले लेना, और मैं तुम उसको धन दे दो बेसिनियो को। तो शाइलॉक ये शर्त रखता है कि मुझे ब्याज नहीं चाहिए, अगर तुमने निर्धारित समय पैसा वापस नहीं कर पाया
तो मैं तुम्हारे शरीर का किसी भी हिस्से का 1 पाउंड मांस ले लूँगा। तो एंटोनियो सोचता है मेरे इतने 5-5 जहाज चल रहे हैं तो मैं तो पैसे वापस कर ही दूंगा। तो एंटोनियो तैयार हो जाता है और शाइलॉक इस शर्त पर इस बॉन्ड भरवा के उसे 3000 गोल्ड कॉइन दे देता है। अब बेसनियो उस 3000 गोल्ड कॉइन को लेकर पोर्शिया के क्षेत्र में रवाना हो जाता है और फिर वहाँ जाकर वो पोर्शिया से विवाह करने की सारी योजनाएं बना लेता है और पोर्शिया भी उसकी मदद करती है किस प्रकार से कि उसके पिताजी ने कैस्केट का चुनाव क्या क्या कर रखा है, तो पोर्शिया उसकी मदद करती है और बेसनियो किसी तरह से वो सही कैस्केट को चुन लेता है और विजयी हो जाता है और उसका पोर्शिया से विवाह हो जाता है। जब इधर एंटोनियो को मसाले व्यापार में घाटा होने लगता है क्योंकि उसके जहाज समुद्र में डूब जाते हैं, उधर शर्त के मुताबिक पैसा लौटाने की समयावधि भी पूरी हो रही होती है। जैसे ही पोर्शिया को शाइलॉक की इस शर्त का पता लगता है कि एंटोनियो को व्यापार में घाटा हो गया है और शाइलॉक उसको कोर्ट में खींच रहा है और 1 पाउंड मांस को लेने के लिए, तो वह अपने पति बेसनियो से कहती है कि जाओ, तुम अभी जाओ और 3000 कॉइन लेकर जाओ, बल्कि दोगुना लेके जाओ इसके, और अपने दोस्त को एंटोनियो को बचाओ। तो उसी क्षण बेसनियो निकल पड़ता है अपने मित्र एंटोनियो को बचाने के लिए, लेकिन पोर्शिया इधर फिर एक योजना बनाकर अपना वेश बदलकर और पुरुष वकील का वेश धारण करती है क्योंकि उस समय महिलाएं कोर्ट में नहीं जाती थी, तो वो अपनी मूछें दाढ़ी सब कुछ लगाकर कोर्ट में पहुंचती है। कोर्ट में जाती है तो देखती है कि एंटोनियो शाइलॉक से विनती करता है कि तुम मुझे छोड़ दो, अगर तुम मुझे छोड़ दोगे और मेरा शरीर का मांस अगर तुम नहीं कटवाओगे तो मैं बच जाऊंगा, वरना मैं तो मर ही जाऊंगा। लेकिन शाइलॉक चूंकि वो पुरानी दुश्मनी निकाल रहा था उससे, क्योंकि वो एंटोनियो से घृणा करता था। एंटोनियो से घृणा करने का कारण क्या था बच्चों? क्योंकि एंटोनियो बिना ब्याज के लोगों को पैसा उधार दे देता था और शाइलॉक जो था वो ब्याज पे पैसे देता था, तो उसे लगता था कि ये मेरे व्यापार में किसी न किसी प्रकार से मुझे घाटा पहुंचाता है। तो और कई बार एंटोनियो शाइलॉक को बहुत ज़्यादा अपमानित भी कर चुका था, तो उस अपमान का बदला लेने के लिए शाइलॉक जो है वो मानता नहीं है। वो कहता नहीं, मुझे जो बॉन्ड तुमने साइन कराया था मैंने, मुझे वही बॉन्ड के मुताबिक सब कुछ चाहिए। वो अपनी बात पर बिल्कुल अडिग था। तो पोर्शिया आती है एंटोनियो तरफ से और दया की मांग करती है, लेकिन शाइलॉक क्या करता है, चाकू लेकर आगे बढ़ता है और मांस काटने को तैयार हो जाता है। तभी पोर्शिया बाइबल का उल्लेख देते हुए शाइलॉक से कहती है, सुनो शाइलॉक, तुम एक क्रिश्चियन का खून नहीं बहा सकते हो, ये बाइबल में लिखा है, और तुम्हारे बॉन्ड में केवल 1 पाउंड मांस का तो जिक्र है लेकिन खून का नहीं। चलो ठीक है, अब तुम्हें पैसे नहीं लेने तो आगे बढ़ो और मांस ले लो, लेकिन वो मांस ना 1 पाउंड से ज़्यादा होना चाहिए और ना 1 पाउंड से कम, और अगर रक्त की एक बूंद भी जमीन पर गिरी तो वो तुम्हें सजा भुगतनी पड़ेगी। अब शाइलॉक इतना सुनते ही परेशान हो जाता है, तो पीछे हटने लगता है और सोचता है चलो पैसे ही मिल जाएं, पैसे मांगने लगता है। तो इधर पोर्शिया मना कर देती, नहीं, तुम्हारे बॉन्ड में जो लिखा था तुम वही लेने को तैयार थे, अब तुम वही लो। तो शाइलॉक फिर एंटोनियो से माफ़ी मांगता है, लेकिन एंटोनियो उसे इस शर्त पे माफ़ करता है कि तुम अपनी बेटी को भी माफ़ कर दोगे और उसको सारे धन का अधिकार दे दोगे, और सबसे बड़ी बात कि तुम यहूदी धर्म से ईसाई धर्म को मानने लग जाओगे। तो चूंकि अब शाइलॉक की मजबूरी थी तो शाइलॉक उसकी बात को स्वीकार कर लेता है। और इधर जब लास्ट में सब निर्णय हो जाता है, एंटोनियो बच जाता है, तो बेसनियो एंटोनियो दोनों ही चाहते हैं कि जिस वकील ने उसको बचाया है तो उसका कैसे भी शुक्रिया किया जाए, किसी प्रकार से उसका एहसान तो चुकाना ही है। तो कहते नहीं, आप मुझसे कुछ मांग लो। तो वो वकील जो होती है छद्मवेश में, वो कहती है बेसनियो से, जाओ और तुम अपनी पत्नी की वो अंगूठी लेकर आओ जो तुमने उसको सगाई के समय दी थी। अब वो पत्नी की अंगूठी लाना, तो वो जाता है लेकिन किसी प्रकार से अपनी पत्नी को समझाकर वो अंगूठी लाता है और वो उस वकील को देता है। तो उसी समय वो आपकी जो वकील थी छद्मवेश में जो थी पोर्शिया थी, वो अपने वास्तविक वेश में आ जाती है और इस प्रकार सभी लोग मिल जाते हैं और कहानी का सुखांत होता है। और इधर एंटोनियो के जहाज जो सुनने में ये आए थे कि डूब गए थे, वो भी जहाज भी उसके पुनः मिल जाते हैं और उसका व्यापार फिर से अच्छा खासा हो जाता है। तो इस प्रकार इस नाटक का सुखांत होता है। विलियम शेक्सपियर ने इसको कॉमेडी रूप में इस प्रकार से प्रस्तुत किया है। बच्चों, आपको कहानी मुझे लगता है खूब पसंद आई होगी, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आगे भी आपके सिलेबस का मटेरियल आपको मिलता रहेगा।